हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस। आइए हमारे डीएलएड के प्यारे साथियों, शिक्षण अधिगम सिद्धांत के सेकंड चैप्टर शिक्षण के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाभ मिल सके लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा हैंड राइटिंग नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो इससे हैंड राइटिंग नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी बात आपकी है, अगर कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। निर्माण तथा मनोरंजन का सिद्धांत हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये पढ़ चुके थे आवृत्ति का सिद्धांत, और उसका अगला पॉइंट है आवृत्ति के सिद्धांत जो था उसका अगला पॉइंट है निर्माण तथा मनोरंजन का सिद्धांत। ठीक है, तो इस पे आज चर्चा करेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों से ऐसी क्रियाएं कराई जाएं, विद्यार्थियों से ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जो मनोरंजन पूर्ण हो तथा जो उनकी सृजनात्मकता शक्ति का उचित विकास कर सकें। ठीक है, मतलब कि ऐसी उनसे क्रियाकलाप कराई जाए, शारीरिक क्रियाकलाप या मानसिक क्रियाकलाप जिससे मनोरंजन पूर्ण हो, बच्चों को मतलब उसमें इंटरेस्ट रहे, अट्रैक्शन रहे उसके प्रति, बच्चे उससे बोरियत महसूस न करें और मनोरंजन में चीज़ों को सीखें तथा उसकी सृजनात्मक शक्ति मतलब कि नई कोई चीज़ सीख करके और वो नई चीज़ को सृजन कर सकें, उसका सृजन कर सकें नई चीज़ों का। ठीक है, सृजन शक्ति का उचित विकास हो सके, मतलब कोई चीज़ सीख करके और उनके माइंड पे आए क्यों ना हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका विकास भी होगा। इससे विद्यार्थी स्कूल तथा शिक्षक से भयभीत ना होकर शिक्षण क्रिया में अधिक रुचि लेंगे। अगर देखो हम अगर हम डंडा लेके क्लास में जाएंगे और कहेंगे चलो पढ़ो इस पाठ को, तो कहीं ना कहीं बालक के अंदर एक डर व्याप्त रहेगा कि अगर हमसे थोड़ी सी भी भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी तो हम पिट जाएंगे। तो उसके अंदर जो चीज़ें, जो शंका है, कोई चीज़, कोई प्रश्न उठ रहा है तो वो अपने प्रश्न का आंसर नहीं पा पाएगा, क्योंकि वो अंदर से डरेगा तो पूछ ही नहीं पाएगा। और बहुत से हमारे टीचर होते हैं हमारे समाज में जो कि बच्चों को डराते ज़्यादा हैं, तो डराना नहीं चाहिए। अगर आप डराएंगे तो बच्चों के अंदर की सृजनात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा, एक प्रकार से समझिए। वो उसको नहीं, सृजनात्मक शक्ति उसके अंदर नहीं आ पाएगी और चीज़ों को सीख कम पाएगा और उसकी नींव कमज़ोर हो जाएगी। तो जहाँ तक हो सके कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने प्रश्नों को पूछने के लिए मतलब उनको बाधित ना करें, मतलब उनको बाधित ना करें कि आप स्वतंत्र रूप से अपने प्रश्नों को नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, बच्चे अपने स्वतंत्र रूप से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए 1 से 5 तक। ठीक है, प्राइमरी तक, ताकि प्राइमरी में ही बच्चे इतना डर उनके अंदर व्याप्त रहता है कि वो सर के पास अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये गलत चीज़ें हैं। तो इसमें क्रियाकलाप में अधिक रुचि लेगा। अगर वो टीचर से डरेगा नहीं तो टीचर से अपनी बात कहेगा और कुछ नहीं आएगा तो पूछ भी लेगा। ठीक है, तो नई नई बातें खोजने का प्रयास करेंगे, नई नई बातें भी खोजने का प्रयास करेंगे तथा उन्हें सृजनात्मक क्रिया को अव्यक्त का अवसर मिलेगा, मतलब उनको लगेगा कि इससे नई चीज़ें, उसको मतलब एक नया अवसर मिलेगा कि सृजनात्मक शक्ति को अपने बढ़ाने का। इस दृष्टि से निर्माण तथा मनोरंजन का सिद्धांत सफल शिक्षण के लिए परम आवश्यक है। अगर हमको सफल शिक्षण बनाना है तो हमें मनोरंजन का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, मनोरंजन के माध्यम से ही सिखाना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, 20वीं शताब्दी में ऐसी अनेक शिक्षण विधियों का विकास हुआ है। ऐसी बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिसमें बालक को सीखने का अवसर मिलता है और टीचर उसमें बच्चों को डरा करके नहीं, मतलब उनको अच्छे से मनोरंजन कराकर, आवृत्ति कराकर, ठीक है, और बहुत सारी विधियां हैं उनको कराकर बच्चों को सिखा सकता है, जो कि टीचर का एक लक्ष्य और एक सिद्धांत होता है। ठीक है, जो निर्माण तथा मनोरंजन अथवा खेल शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो आप लोग इससे नोट्स भी बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। वीडियो शेयर करेंगे तो इसका सबको लाभ मिल सकेगा। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो इन सिद्धांतों का प्रयोग अधिगम क्रिया को प्रभावशील बनाने के लिए किया जाता है निम्न प्रकार से। मतलब कोई भी हम अगर सिद्धांत को लागू करते हैं तो वो हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि शिक्षण क्रिया है उसको कैसे प्रभावशाली बनाए, कि बच्चों के अंदर उसका प्रभाव दिखाई दे, अगर हम उस सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे निम्न प्रकार के बताए गए हैं सिद्धांत, प्रभावशाली सिद्धांत प्रक्रिया। यहाँ पे अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत कौन सा है? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत में। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा और रुचि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ही अभिप्रेरणा होकर तथा रुचि से करना पड़ता है, मतलब इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का ही सहयोग, दोनों के सहयोग से ही हम इस पाठ को प्रभावशाली बना सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। टीचर अगर अभिरुचि नहीं लेगा तो बच्चे उससे सीख नहीं पाएंगे। टीचर को भी रुचि लेना पड़ेगा और जब टीचर रुचि लेगा तो बच्चे भी रुचि लेंगे, क्योंकि उस पाठ को ऐसे इस तरीके से डिफाइन करो, प्रेजेंट करो कि बच्चे उसमें रुचि लेने लगे, ठीक है। फिर मनोरंजन का सिद्धांत आता है। मनोरंजन के सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। तो मनोरंजन का सिद्धांत है आपका यहाँ पे ये मनोरंजन का सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत की तरफ जब बढ़ेंगे तो कुछ विद्यार्थी कक्षा में थकान महसूस करते हैं। कुछ विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते थकने लगते हैं, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि लिखवाते ज़्यादा हैं तो वो शारीरिक रूप से थक जाते हैं। या कोई टीचर ऐसे होते हैं कि वो लेक्चर जैसे पढ़ा करके चले जाते हैं, बच्चे शांत बैठते हैं, उनसे न बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, न उनसे उनकी बात को सुना जाता है। तो बच्चे इससे सुनते हैं और कहीं कहीं तो ये देखा गया है कि बच्चे टीचर पढ़ाते रहते हैं, बच्चे सोने भी लगते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ से रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उन्हें नींद आने लगती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा में शिक्षण कार्य अधिक होने के कारण ऐसा होता है जिससे व्यक्ति कार्य में रुचि लेना बंद कर देता है। बताया ना कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है और बच्चा रुचि लेना बंद कर देता है। इस सिद्धांत को प्रयोग की आवश्यकता छोटे छोटे बच्चों की कक्षा में अधिक होती है। छोटे बच्चों की कक्षा में अधिक मनोरंजन बड़ी कक्षाओं में नहीं कराया जाता है। कि आप सोचिए हाई स्कूल इंटर में मनोरंजन कराएंगे तो सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ बच्चे बड़े हैं, वहाँ बच्चों को मनोरंजन नहीं, वहाँ बच्चों को जो भी सिलेबस बनाया गया है उसको संपूर्ण सिलेबस समय के अंदर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। समय के अंदर कंप्लीट करना है ताकि उनको उसका एग्ज़ाम देना है और वो क्वालिफाई। वहाँ पे मनोरंजन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतनी कल्पना शक्ति और वो इतना ज़्यादा मोटिवेट पहले से ही होते हैं कि उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अतः कक्षा में मनोरंजन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत। देखो आवृत्ति का सिद्धांत फिर से आ गया, आवृत्ति का सिद्धांत यहाँ पे फिर से आ गया। तो आवृत्ति का सिद्धांत बताया गया। तो आवृत्ति पाठ सामग्री के प्रति छात्रों की मस्तिष्क में स्थायी विचार बनाने के लिए शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को आवृत्ति का अवसर देना चाहिए। मतलब पाठ पढ़ाने के बाद टीचर को कहना चाहिए कि बच्चे इसको दोहराएं, ताकि टीचर पढ़ेंगे जब बच्चे स्वयं स्वाध्याय करेंगे तो उसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे और सोचेंगे और उसके अंदर से ही उनके मन में क्वेश्चन पुटअप होने लगेंगे, क्वेश्चन बनने लगेंगे। जो टीचर से अपनी शंका, वहीं पे शंका स्टार्ट होती है, वो अपनी शंका का समाधान कर लेंगे तो वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो अगला है सृजनात्मकता और आत्माभिक्त को प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शिक्षण का यह कर्तव्य बन जाता है, शिक्षण कराने वाले टीचर का यह कर्तव्य बन जाता है कि विद्यार्थियों में खोज करने की आदतों का विकास करें। मतलब कि वो चीज़ों को सोचें और तर्क शक्ति अपनी बढ़ाएं। ठीक है, अगर वो मतलब कोई चीज़ सोचेंगे नहीं, उनके मन में कोई चीज़ विचार नहीं आएगा, तो फिर वो कैसे चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, ताकि विद्यार्थी अपने विचारों को प्रस्तुत करने के योग्य हो सकें। जब वो वही चीज़ सोचेंगे, उनके मन में विचार आएगा, तभी वो अपने टीचर से पूछेंगे कि सर ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, फिर टीचर उसको बताएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अगला टॉपिक है आपका सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो कई बार विद्यार्थियों में और शिक्षक कार्यों में त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, तो शिक्षक को इन गलतियों का पता लगाना चाहिए। मतलब कि शिक्षक जैसे कि वहाँ पे कोई त्रुटि होती है बालक की कॉपी चेक करने में, तो उसका पता लगाएं। या ऐसे बोल चाल में अगर कुछ बोलता है, ना कि उसको 2 थप्पड़ मारे और बोले कि ऐसी गलती करोगे, तो वो बालक फिर और डर जाएगा। ठीक है, तो उसको गलती नहीं, उसकी गलती का पता लगाएं कि ये गलती कर क्यों रहा है, उसको सुधार तभी किया जा सकता है। ठीक है, तथा सुधार भी करना चाहिए, इसे सुधारात्मक शिक्षण कहते हैं। यह कार्य इतना आसान नहीं है। भाई कोई गलती बालक कर रहा है तो उसके पीछे वो कहाँ से गलती कर रहा है, कैसे गलती कर रहा है, इसको जब ढूंढेंगे, आप समझेंगे, तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो ये आसान नहीं है सबके लिए, लेकिन अगर आप करेंगे तो आसान भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो शिक्षक विद्यार्थियों को एक अच्छा पथ प्रदर्शक सिद्ध हो सकता है और होता भी है। शिक्षक जो होता है बच्चे का पथ प्रदर्शक होता है, पथ प्रदर्शिक होता है। ठीक है, मतलब बच्चों को रास्ता दिखाता है शिक्षक। ठीक है, यदि वह विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखता है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में अपना सहयोग देता है, ऐसा शिक्षक विद्यार्थियों की प्रेरणा बन जाते हैं। मतलब कि कोई भी टीचर बच्चों को जब अच्छी चीज़ सिखाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उनको अपना सबसे अच्छा टीचर मानने लगते हैं। ठीक है, ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों की प्रेरणा बन जाते हैं। बच्चे कहने लगते हैं कि नहीं, हमारे सर जी ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उनकी प्रेरणा बन गया, मतलब उन्होंने उनको प्रेरणा दी और बच्चे उससे सीखे और उस चीज़ को अपने जीवन में फॉलो करके और हमेशा याद रखते हैं कि नहीं, वो सर ने ऐसा कहा था। तो देखो ये बात, और 1-2 बार आपकी बात सटीक निकल गई तो आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत देखते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्बलन शब्दों का प्रयोग होता है। इसका संबंध अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशील बनाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन का अर्थ है ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना, उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें हटाना ताकि किसी अनुक्रिया से होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये पुनर्बलन होता है कि बार बार उस चीज को पुनः करने पर बल देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत। तो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत,
तो यहाँ पे है प्रभावशाली अधिगम को प्रभावित करने के लिए सभी ज्ञानेंद्रियों का उचित विकास करना। ठीक है, सभी ज्ञानेंद्रियों का, ये मेन देखो यहाँ पे पॉइंट है, सभी ज्ञानेंद्रियों का उचित विकास आवश्यक है। अधिगम के सभी पक्षों निरीक्षण, पहचान, समन्वीकरण व प्रयोग आदि के लिए सभी प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले पे। शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता। शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्या है देखो, तो यहाँ पे पहला है, तो पहला क्या है, पहला है अधिगम के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है। ये शिक्षण तथा सीखने के मध्य सहसंबंध की, ठीक है, आगे चलते हैं। सहसंबंध व्यवहार करते हैं। ठीक है, के व्यवहार करते हैं। आगे चलते हैं। यह वर्तमान ज्ञान को संगठित करता है। संगठित मतलब एकत्रित करता है। ठीक है, शिक्षक सिद्धांतों द्वारा शिक्षक के ज्ञान पूर्वकथन अथवा नियंत्रण में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है, ये शिक्षकों को विभिन्न अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका बस आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड चैप्टर आज से आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका शिक्षण के सिद्धांत आज ये कंप्लीट हो गया 2 पार्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले थर्ड टॉपिक की तरफ। तो थर्ड टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और लोगों को शेयर करिए, और इससे आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छे से हैंड राइटिंग नोट्स, और इससे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना आगे से आगे हम चीज़ों को देते रहेंगे और अच्छे से आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।